पता नहीं, मेरे पास अभी ताज़ा जानकारी नहीं है, शायद किसी और के खिलाफ FIR दर्ज हो गई हो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मोदी जी की पुलिस और मोदी जी खुद आजकल हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है पिछले 15-20 दिनों के अंदर। और एक रिकॉर्ड जो शायद दुनिया में पहली बार बना है कि एक ही पार्टी के 2 MLA को एक ही दिन गिरफ्तार करने का, वो भी पिछले दिनों हुआ है। हमको हर बार ये लगता है कि अब ये शायद आखिरी MLA होंगे, लेकिन कल अभी आपको ध्यान होगा राजेश ऋषि के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। हमारे यूथ के नॉर्थ वेस्ट के इंचार्ज अमन डबास, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। और तो और महिलाओं के लिए लगातार लंबी लड़ाई लड़ने वाली और DCW को अपने बल पे खड़ा करने वाली स्वाति, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है। आज सुबह हमारे मेहरौली के जो MLA हैं करतार सिंह, छतरपुर के जो MLA हैं करतार सिंह तंवर, उनके यहाँ CBI के छापे, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। और जो मुझे बताया गया, उनके घर को ऐसे घेर लिया गया है जैसे कि कोई बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला कोई आदमी है। ये विजय माल्या को नहीं गिरफ्तार कर पाते, उसको भागने का पूरा मौका देते हैं, लेकिन करतार सिंह तंवर चूँकि आम आदमी पार्टी के MLA हैं, इसलिए उन पे छापे मारे जाते हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि शाम तक आपको एक और खबर मिल जाए। ये इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर भले ही क्राइम रेट लगातार बढ़ता रहे, भले ही यहां महिलाओं के साथ महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करें, भले ही हत्या और बलात्कार के केसेस लगातार बढ़ते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो आम आदमी पार्टी के MLAs को और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करे और FIR दर्ज करने के साथ साथ उनको जेल भिजवाए। अभी मैं आज सुबह ओखला के अपने विधायक अमानतुल्ला जी के परिवार से मिला और पता नहीं क्यों आप लोगों ने उनकी पत्नी से बात क्यों नहीं की। जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की है पुलिस के SHO ने, और उन्होंने मुझे वो चोट भी दिखाई कि जिस तरीके से उनको धक्का दिया गया है। उन्होंने कहा जिंदगी में मैं कभी बेपर्दा मैं कभी नहीं आती, लेकिन उनके घर में घुसकर, उनके बेडरूम में घुसकर जिस तरीके से अमानतुल्लाह के साथ जो बर्ताव किया, वो तो किया ही अमानवीय बर्ताव। उनकी पत्नी के साथ जिस तरीके के व्यवहार किया गया, उनको जिस तरीके से गालियां दी गई हैं, जिस तरीके से उनको धमकियां दी गई हैं, उनके भाइयों को जिस तरीके से मुर्गे की तरीके से उनके कंधे पर थप्पड़ मारा गया है और घसीट के ले जाया गया है, चप्पल तक नहीं पहनने दी गई है। वहां पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन CCTV कैमरों को डंडे से बाकायदा ऊपर कर दिया गया ताकि एक भी तस्वीर कैद ना हो। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा गया उनके सामने। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये इससे आम आदमी पार्टी के लोगों को कमजोर कर लेंगे, हमको डरा लेंगे, हमको धमका लेंगे। उनको पता नहीं हम लोग किस दूसरी मिट्टी के बने हुए लोग हैं, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, ना इसकी हमें कोई चिंता है। हम सब लोगों ने अपने घर में कह दिया है कि कभी भी किसी भी वक्त पुलिस हमको गिरफ्तार कर सकती है, हमारी पत्नियों को पता है। और मैंने आज उनको यही कहा कि आज हम आपके घर आए हैं, हो सकता है कल आपको हमारे घर आना पड़े और मेरी पत्नी को आपको सांत्वना देना पड़े। तो इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन चूंकि मोदी जी से लड़ने की धृष्टता हम कर रहे हैं, इसलिए उसकी सजा हमें मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। हिंदुस्तान के शहंशाह आजम के सामने अगर खड़े हो जाएं तो उसकी तो सजा मिलनी चाहिए। आज सुबह भावना जी और अलका जी गृहमंत्री से, राजनाथ जी से इन्होंने मुलाकात की है। इसलिए नहीं कि हम कोई माफ़ी मांगने गए थे, इसलिए नहीं कि हम ये कहने गए थे कि आप MLAs को गिरफ्तार न करिए,
हम उनसे कहने गए थे कि आप महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो कुछ चिंता करिए। तो भावना जी अब आपको ब्रीफ करेंगे कि राजनाथ जी से उनकी क्या बातचीत हुई है और उस बातचीत का क्या मतलब है। साथियों, आज मैं और मेरी बाकी की महिला विधायक, दिल्ली की महिला विधायक, हम सभी बहुत दिन से राजनाथ जी से मिलने के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन कल स्वयं आपके चैनलों ने दिखाया कि किस तरीके से हमने उनके घर के बाहर दिल्ली के महिला मोर्चा ने वहाँ पर प्रदर्शन किया। उसके बाद बिना किसी वजह उन्होंने हमें गिरफ्तार करके पार्लियामेंट थाने में रखा। कल ये सब गतिविधि होने के बाद में आज सुबह लगभग 9:15 बजे उनका समय हमें मिला कि आप 10 बजे हमारे घर पर आइए। हम सब बहनें उनसे मिलने के लिए गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद हमसे भी ज़्यादा समय का अभाव उनके पास में है। व्यक्तिगत तौर के ऊपर वो हमसे मिले, लेकिन हमारी बातों को सुनने के बाद भी अनसुना करना और उसके बाद में किसी प्रकार का एक ऐसा आश्वासन देना जिससे हमें लगे कि हमारा मिलना उनसे कामयाब रहा, इस तरह का कोई संकेत उनके मिलने पर हमें नहीं मिला। इतना संवेदनशील मुद्दा, हमने स्वयं उनसे बात की। आप दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ कुछ भी करें, हम कभी उसकी शिकायत लेकर के आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि स्वयं में हम क्या कर रहे हैं और क्या है। लेकिन महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा एक अति संवेदनशील मुद्दा है, और वहां जाकर के हमें इस तरह का एक एहसास हुआ कि शायद राजनाथ सिंह जी के भी हाथ पैर अपने आप में बंधे हुए हैं, और वो डायरेक्ट कोई उनको अधिकार के साथ में कहता है बार बार। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी सरकार, ये केंद्र में बैठी हुई सरकार केवल और केवल एकमात्र आदेश का पालन करते, एक व्यक्ति के आदेश का पालन करते हैं, और वो मोदी जी हैं। मैंने उनको कहा, आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 14 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, लोग जिम्मेवारी ठहराते हैं, हम दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप गृह मंत्री हैं, आप भारत के गृह मंत्री हैं। इस नाते अगर हिमाचल के अंदर भी इजराइल की महिला के साथ में बलात्कार होता है तो उसकी जवाबदेही आपकी है, आपकी स्वयं की है। लेकिन उन्होंने हमें बड़े एक नरम से शब्दों के अंदर कहा कि आपको अगर हमारी सरकार से या हमसे कोई शिकायत है तो आप कृपया करके हमें पत्र में लिख करके दीजिए। मैं आप सारे चैनलों के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि इतना संवेदनशील मुद्दा जिसको मीडिया बार बार दिखा रहा है, जिसको दिल्ली की महिलाएं, भारतवर्ष की महिलाएं चीख चीख करके कह रही हैं, हमारी स्वाति मालीवाल जी ने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की एक हाई लेवल कमेटी बनाए, उसके अंदर पीएम साहब उसके मेंबर हो, दिल्ली के सीएम उसके मेंबर हो, आप उसमें एलजी साहब को मेंबर रखिए। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही सीधा सीधा आपको है, आप स्वयं उस हाई लेवल कमेटी के मेंबर बनिए और उसकी कम से कम महीने में एक बार मीटिंग हो, और उस मीटिंग के बाद में जो भी मिनट्स के पॉइंट होते हैं आप उसे जनता के बीच में लेकर के जाइए। आप पारदर्शी होकर के काम क्यों नहीं करते? आप हाई लेवल कमेटी का गठन क्यों नहीं करते? इस तरह के सवाल हमने राजनाथ जी को जाकर के किए, लेकिन उनका एकमात्र एक कथन था कि आप हमें लिख करके दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं का ये अति संवेदनशील मुद्दा शायद ना उनकी नज़र में आता है और ना उनकी समझ में आता है, और आज मिलने के बाद में हम महिला विधायकों की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसके आगे दूसरा कदम क्या उठाएंगे ये हम लगातार आपसे संपर्क बनाकर रखेंगे। धन्यवाद। राघव, आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहेंगे कि दिल्ली के मोदी जी की पुलिस किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रही है? आप सबके सामने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रखना चाहेंगे कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की एजेंसीज, दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो डिस्क्रिमिनेट करती है और आम आदमी पार्टी के एमएलएस को फर्जी केसेस में फंसाती है, और उनके खुद के जो बड़े नेता हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलएस हैं, उनको किस प्रकार से छोड़ा हुआ है इन लोगों ने। मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग 78
मंत्री हैं उनमें से 24 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। यानी कि 31% केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनके ऊपर ना मोदी जी की पुलिस काम करती है, ना मोदी जी की सीबीआई जांच करती है, ना मोदी जी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ काम करता है। इन 78 मंत्रियों में से 14 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, यानी कि सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अर्थात 78 में से 14% ऐसे लोग हैं उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिनके खिलाफ संगीन गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता है, उनको कोई घर से घसीटकर पुलिस थाने नहीं लेकर जाता है, परंतु आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर रोज नए केसेस डालकर इस प्रकार का कार्य आप लोग देखते हैं किया जाता है। मोदी जी के 282 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए 2014 के लोकसभा चुनाव में। 282 में से 98 ऐसे हैं, आउट ऑफ 282 98 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं। यानी कि 35% ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, परंतु उनके खिलाफ भी ना पुलिस कार्य करती है, ना सीबीआई काम करती है, ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है, ना एंटी करप्शन ब्रांच कुछ करता है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ करता है। ये तमाम शाखाएं केवल आम आदमी पार्टी के अधिकारी, आम आदमी पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो एमएलएज हैं, उनके पीछे छोड़ी हुई हैं। और कुल मिलाकर 500 लगभग 540 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में चुनकर आए, उनमें से 186 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। यानी कि 34% जो कुल लोकसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, परंतु उनको भी कोई नहीं गिरफ्तार करता है, उनके खिलाफ भी कोई जांच नहीं बिठाई जाती है। और जिस प्रकार से ये तमाम शाखाएं, एजेंसीज जो अलैक्रिटी, एंथुजियाज्म आम आदमी पार्टी के एमएलएस को पकड़ने में दिखाती है, वो इस प्रकार की अलैक्रिटी कहीं नहीं नजर आती है। कुछ 2-3 मुख्य जो अभी हाल ही में आपने देखा, दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके कुछ आपराधिक मामले, उनकी कुछ घटनाएं सामने आई जो आपने अपने कैमरा के माध्यम से जनता तक भी पहुंचाई, वो हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि उन मामलों में भी कुछ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है या कोई भी जांच एजेंसी ने कार्रवाई नहीं करी है। पहला मामला एमएम खान मर्डर केस में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन करण सिंह तंवर की भूमिका नजर आई। आम आदमी पार्टी ने आपके सामने तमाम दस्तावेज रखकर यह सिद्ध करा किस प्रकार से करण सिंह तंवर ने एमएम खान मर्डर केस में उनकी क्या भूमिका है और किस प्रकार से उनकी पूरी भूमिका की जांच होनी चाहिए। वो सारे दस्तावेज आपको भी दिए और दिल्ली पुलिस को भी सौंपे, परंतु आज तक करण सिंह तंवर को क्या दिल्ली पुलिस ने एक बार भी समन करा? क्या दिल्ली पुलिस ने कहीं करण सिंह तंवर का नाम किसी एफआईआर में दर्ज करा? कहीं कोर्ट में उनका नाम लिया गया? हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे करते हैं, 5 बजे दिल्ली पुलिस करण सिंह तंवर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को क्लीन चिट दे देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर। तो ये दिल्ली पुलिस किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है, ये नजर आता है। साथ ही साथ आपने देखा आरपी सिंह जो राजेंद्र नगर से एक समय एमएलए हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं शायद भारतीय जनता पार्टी के, सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। किस प्रकार से उन्होंने एक दिल्ली जल बोर्ड के जेई को अपने दफ्तर में बुलाकर उनके और उनके साथियों ने उस जेई को पीटा और कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से हड़पने के प्रयास करे, वो जनता के सामने आए। सारे मुद्दे आप लोगों ने रिपोर्ट करे। उस जेई ने जाकर पुलिस में खुद एफआईआर और उसके सीनियर ऑफिसर्स ने पुलिस में जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई। क्या आज तक कभी आरपी सिंह को पकड़ा? क्या आज तक कभी आरपी सिंह को समन भी करा दिल्ली पुलिस ने कि आइए अपना बयान तो लिखवा दीजिए कम से कम? ऐसा कुछ नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आप सबने अपने कैमरा पे दिखाया कि ओपी शर्मा जो इस समय दिल्ली विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं, उन्होंने किस प्रकार से सरेआम तमाम कैमराओं के सामने, जनता के सामने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर एक युवक को पीटा, कितनी बेदर्दी से उसे मारा, लिटा लिटा कर मारा। कैमरों में कैद है वो तस्वीर, आप सबने दिखाई। एक नेशनल आउटरीच हुआ वो देखते कि किस प्रकार से एक लेजिस्लेटर
एक ऐसी पार्टी का जिसकी केंद्र में सरकार है, वो सरेआम एक युवक को बेदर्दी से पीट रहा है, उसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई हुई? उसको पुलिस कमिश्नर बुलाते हैं, चाय पिलवाते हैं और छोड़ देते हैं। उनको कभी गिरफ्तार करा गया? उनकी स्टेटमेंट कभी रिकॉर्ड करी गई? इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। उसी व्यक्ति ने, उसी ओपी शर्मा ने हमारी विधायिका श्री अलका लांबा जी, जो हमारे साथ आज मंच पर भी मौजूद हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करी, हाउस में भी कार्रवाई हुई। क्या दिल्ली पुलिस ने उसका कुछ कॉग्निसेंस लिया? क्या उस पर कुछ कार्रवाई करी? तो ये जो तमाम मुद्दे मैं आपके समझ रख रहा हूं, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि मोदी जी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। वो पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। वो ये मान चुके हैं कि यदि अब राजनीतिक तौर पे उन्हें कोई उनका सामना कर सकता है, कोई उनको फॉर्मिडेबल चैलेंज दे सकता है, तो वो इस देश में केवल आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी को राजनीतिक तौर पे तो वो संभाल नहीं सकते। जिस प्रकार से दिल्ली में, गोवा में, पंजाब में, गुजरात में हमें अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्थन प्राप्त हो रहा है, वो ये बात जान चुके हैं कि अब राजनीतिक तौर पे तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अब वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं और हमारे एमएलएज और हमारे ऑफिस बेयरर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं और फर्जी केसेस में फंसा रहे हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक और मसला है, उसको आपके सामने रख दूं, फिर आपके जितने सवाल हैं। आज मैं सुबह कैच न्यूज़, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है न्यूज़पेपर खबरों का, वो आप लोगों में से शायद देखा हो किसी ने, मैंने उसको ट्वीट भी किया है। उस पर बहुत सनसनीखेज जानकारियां हैं, दस्तावेज के आधार पे जानकारियां हैं। ये दो दस्तावेज है, ये दोनों दरअसल दिल्ली पुलिस की जो सीक्रेट आर्काइव्स है वहाँ से निकाले गए पेपर्स हैं, सीक्रेट आर्काइव से। सीआईडी की रिपोर्ट है, और ये सीआईडी की रिपोर्ट अभी की नहीं है, ये 1947 की सीआईडी की रिपोर्ट है। इस सीआईडी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आरएसएस के प्रमुख गुरुजी गोलवालकर, उन्होंने 8 दिसंबर 5 बजे करीब 250 वॉलंटियर्स की एक मीट रोहतक रोड पर की, और उसमें वो क्या कहते हैं, मैं उसका एक हल्का सा इशारा कर देता हूं। Referring to Muslims, he said, that is Guruji Goldwalkar, that no power on earth could keep them in Hindustan. They shall have to quit this country. Mahatma Gandhi wanted to keep the Muslims in India so that the Congress can profit by their votes at the time of elections. But by that time, not a single Muslim will be left in India. If they were made to stay here, the responsibility would be governments, and Hindu community would not be responsible. महात्मा गांधी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी could not mislead them any longer. We have the means where such men can be immediately silenced. महात्मा गांधी जी के बारे में. But it is our tradition not to be inimical to Hindus. But if we are compelled, we will have to resort to that course too. ये सीआईडी की रिपोर्ट है, आरएसएस के दूसरे प्रमुख, तीसरे बल्कि कह सकते हैं टेक्निकली, गुरुजी गोलवालकर, जिनकी किताब बंच ऑफ थॉट एंड वी द नेशनहुड आप सबके सामने है, जिसमें से कुछ चैप्टर को विड्रॉ कर लिया गया है। उसमें उनका कहना यह है कि गांधी जी मुसलमानों की तारीफ की तरफदारी करते हैं, इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको साइलेंस कर दिया जाएगा, उनको चुप करा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद गांधी जी की हत्या हो जाती, और साफ तौर पे इसमें यह कहा गया है कि मुसलमानों को इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रेफरिंग टू मुस्लिम इज सेड दैट नो पावर ऑन अर्थ could keep them in Hindustan. They shall have to quit this country. ये आरएसएस प्रमुख का बयान है, बल्कि मीटिंग में 2,500 लोगों की मीटिंग में उन्होंने कहा है। ये दूसरा सीआईडी की रिपोर्ट है जो 6 दिसंबर 1947 की है,
और इसमें लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो एलिज्ड, ये सीआईडी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये कैच न्यूज ने बाकायदा प्रोड्यूस किया है, अपने वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो एलिज्ड दैट वन ऑफ इट्स program would be to assassinate the leading persons of the Congress in order to terrorize the public and to get their hold over them. मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये मथुरा में मीटिंग हुई थी, एक कोई अंटूलाल वैश्य है गोवर्धन के, मथुरा में जगह है, वहां पे ये मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का हवाला सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है और यह रिपोर्ट अभी भी दिल्ली पुलिस के आर्काइव में मौजूद है, जिसमें यह कहा गया है इट इज ऑल्सो एलिज्ड दैट वन ऑफ इट्स प्रोग्राम वुड बी टू असैसिनेट द लीडिंग पर्सन्स ऑफ द कांग्रेस इन ऑर्डर टू टेरराइज द पब्लिक, कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी कत्ल किया जा सकता है। एक ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 1947 की, जिसमें कहा गया है आरएसएस लीडर प्रेजेंटेड गोडसे विद रिवॉल्वर, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, कि आरएसएस के नेताओं ने नाथूराम गोडसे को रिवॉल्वर दिया था। मेरा कहना यह है कि अगर किसी सम्मानित अखबार में, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर ऐसी खबर छपी है तो आरएसएस को इस बारे में सामने आना चाहिए और यह कहना चाहिए कि क्या ये जो गुरुजी गोलवलकर के बयान है कि गांधी जी को साइलेंस किया जा सकता, मुसलमानों को इस धरती पर रहने नहीं दिया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के कत्ल की साजिश की जा रही थी और गोडसे को रिवॉल्वर दिया गया था, इन सवालों पे उनको अपना पक्ष रखना चाहिए और उनकी अपनी सफाई देनी चाहिए। तस्वीर क्या है ये साफ होना चाहिए। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि इसके बाद मेरे खिलाफ भी 2-4 डिफेमेशन तो हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये कैच न्यूज़ की रिपोर्ट है, फैक्ट्स के आधार पर रिपोर्ट है। क्या यही आरएसएस का असली चेहरा है? क्या आरएसएस इसी तरीके की हिंसा की राजनीति करती है? ये सच लोगों के सामने आना चाहिए।